सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। आज की कक्षा में हम इकाई 9 के अंतर्गत निर्धारण डिटर्मिनेशन की अवधारणा को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम एक उदाहरण की तरफ देखें। इस उदाहरण में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर एक चित्र है और चित्र में कार प्रदर्शित है। हम यह मान के चलें कि मान लो एक अमित नाम का व्यक्ति है, वह इस कार को लेना चाहता है। तो लेने के पहले अमित यह सोचेगा कि वास्तव में यह कार उसके लायक है कि नहीं है, या यह सुविधापूर्ण है कि नहीं है। यह बात उसके तय करनी पड़ेगी। तो वह कार को दृष्टिगत रखते हुए इसके विभिन्न पक्षों का अवलोकन करेगा और फिर बाद में यह तय करने की स्थिति पर पहुंचेगा कि इस कार को लेना चाहिए कि नहीं। तो यही बात एक निर्धारण शब्द के पीछे में है। हम निर्धारण को इस उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है वह है व्यूइंग फ्रॉम द आउटसाइड। जो कार है वो बाहर से कैसे दिखती है, उसको देखने के आधार पर अमित तय करेगा कि इसको लेना चाहिए कि नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, गति कितनी है, औसत, यह भी उसको निर्धारित करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती में यह कार कैसी है, फैसिलिटी के दृष्टिकोण से यह कार कैसी है, टेक्सचर, बनावट में यह किस प्रकार से दिखती है या इसकी बनावट किस प्रकार से की गई है, अट्रैक्शन यानी आकर्षक है कि नहीं है कार, कैपेसिटी, उसकी क्षमता किस प्रकार की है, शक्ति के दृष्टिकोण से वह कितने पावरफुल है, मूल्य के दृष्टिकोण से वह कितने की है, उसके लायक है कि नहीं है, व्हील, उसके चक्के किस प्रकार से हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, कि मजबूत है कि नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इस कार को बनाने वाली कंपनी कौन है, क्या प्रतिष्ठित कंपनी है, क्या इस कंपनी से लेना उचित होगा, इंजन किस प्रकार की है। तो इस प्रकार हम ये देखें कि अमित इन सब बातों को ध्यान में रख कर के यह तय करेगा कि कार को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और यही निर्धारण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी वह कार लेने की स्थिति को निर्धारित कर रहे हैं। आइए और भी हम इसको समझना चाहेंगे। निर्धारण का सामान्य अर्थ क्या होता है। यदि हम बिल्कुल सामान्य भाषा में बात करें तो निर्णय की स्थिति में पहुंचना, किसी भी समस्या या घटना या प्रक्रिया में जो निर्णय की स्थिति होती है कि अब मुझे ये करना चाहिए, तो उस स्थिति में पहुंचना। किसी वस्तु का मूल्य, गुण, मात्रा को तय करना, और तय करना बिल्कुल निश्चित रूप से कि जैसे मान लो मूल्य की दृष्टि से वो निर्धारित करने जा रहा है तो मूल्य को तय करना, गुणों को तय करना या फिर मात्रा को तय करना। इसी प्रकार योग्यता, कौशल, परिस्थिति, माप, परिमाप, स्थिति या किसी समस्या को एक निर्णय के अंतर्गत स्थिर करना, यानी किसी भी परिस्थिति को, या हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति के योग्यता का निर्धारण करना चाह रहा है तो एक विशेष स्थिति में जाकर के स्थिर हो जाना कि हाँ अब इसकी योग्यता इस प्रकार की है। हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक स्तर पर एक निर्धारण की अवस्था में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करते हैं तो प्रत्येक क्षण हम निर्धारण की स्थिति में रहते हैं और प्रत्येक स्थिति पर कुछ न कुछ हम निर्णय करते हैं। एक स्थिर अवस्था में पहुंचकर हम निर्णय में पहुंचते हैं और फिर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। शैक्षिक निर्धारण के कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। अब हम शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसे हमें निर्धारण स्थिति में लाना होता है या फिर हम निर्धारित करते हैं। तो जैसे शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार से हो, उनका निर्धारण यदि किया जाना है तो हम एक निर्णय लेकर के एक विशेष स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। पाठ्यक्रम की भी वही बात है कि किस स्तर का पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए। अधिगम के विभिन्न तरीकों में, तकनीकी में या विधियों में या प्रविधियों में हम निर्धारण की स्थिति में रहते हैं कि कौन सी विधि उचित होगी कि नहीं होगी। आकलन की दृष्टिकोण से भी हम निर्धारण की स्थिति में रहते हैं। मूल्यांकन में होता ही है कि हम एक निश्चित अवस्था में पहुंचकर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं और उसे आगे के स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। शैक्षिक मापदंड, जितने भी शैक्षिक मापदंड हैं
कि उसके पैमाने क्या होंगे प्रत्येक स्तर के, उसको भी हम निर्धारण की अवस्था में तय करते हैं। आइए हम जानना चाहेंगे कि अधिगम का निर्धारण कैसे होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और कोई व्यक्ति यदि सीख रहा है या विद्यार्थी सीख रहा है तो हम कैसे तय करेंगे कि वह सीख चुका है या फिर सीखने जा रहा है। तो हर स्थिति का हम निर्धारण करते हैं। अधिगम का निर्धारण संबंधित विषयों के अवधारणाओं के संबंध अधिगम से जुड़े सभी संभव आंकड़ों एवं प्रमाणों के संकलन से होता है। यदि अधिगम का कोई क्षेत्र है या फिर हम कहेंगे कि विषय के अंतर्गत किसी क्षेत्र के अंतर्गत अधिगम कर रहा है विद्यार्थी, तो उस विषय के उस क्षेत्र की अवधारणा में अधिगम हो रहा है कि नहीं, या उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए प्रत्येक स्तर पर आंकड़ों का संकलन अनिवार्य होता है या प्रमाणों को जुटाना अनिवार्य होता है, और उसी प्रमाण और आंकड़ों के आधार पर हम निर्धारण की स्थिति पर पहुंचते हैं। यह मात्रा, संख्या या गुण से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं। मात्रा से संबंधित हो सकते हैं, संख्या से संबंधित हो सकते हैं, या फिर उसके गुणों से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं। यह अवधारणाओं को सीखने में रुचि, सीखी गई अवधारणाओं पर क्रियान्वित गतिविधि, यानी अवधारणाओं को सीखने में जो रुचि दिखाई गई है उसका भी निर्धारण होता है कि वो उसमें रुचि है कि नहीं, या फिर जो सीख चुके हैं वो अपने कार्य के रूप में उसको परिणित कर पाते हैं कि नहीं, या उसकी क्षमता का भी निर्धारण होता है। विषयों से संबंधित गतिविधियों में सहभागिता, और जो विषय दिए गए हैं सीखने संबंधित उसकी जो गतिविधियों क्रियाकलापों में कितनी उसकी सहभागिता है उसको भी प्रदर्शित करने का निर्धारण होता है। इससे यह पता चलता है कि अवधारणाओं के अधिगम के संभव परिणाम क्या हैं, और निर्धारण से यह पता चलता है कि वास्तव में वह कितना सीखा या नहीं सीखा, और आगे हमें क्या करना चाहिए। निर्धारण आंकड़ों के अलावा अधिगम के गुणात्मक पक्ष से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होते हैं, यानी जितने भी गुणात्मक पक्ष हैं उसके भी आंकड़े पर आधारित होते हैं। आंकड़ों के एकत्रीकरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब हम इन गुणों के अलावा हम ये भी देखें कि यदि किसी भी प्रकार का वो आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है तो किस प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं। उपलब्धि परीक्षा के परिणाम हो सकते हैं, या विभिन्न जो गतिविधियां हैं विषय संबंधित और उसके क्रियाकलाप हैं उसमें भागीदारी के ऊपर हो सकते हैं आंकड़े। किसी परियोजना के कार्य के परिणाम हो सकते हैं, यदि किसी विद्यार्थी को परियोजना दिया गया है या प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसका क्या परिणाम निकला, प्रोजेक्ट को कर पाया कि नहीं कर पाया, उसके आंकड़े से भी संबंधित हो सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण, जब कोई विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण करता है तो प्रस्तुतिकरण करने का ढंग और उसके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके आधार पर भी निर्धारण किया जा सकता है। अधिगम का निर्धारण हमेशा निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। निर्धारण से अधिगम में आवश्यक सुधार किया जाता है। निर्धारण हम तभी करते हैं जब हमें उसके परिणाम में कुछ आवश्यक सुधार करना है या उसके अधिगम में आवश्यक सुधार करना है और परिणाम को अच्छी स्थिति में लाना है। निर्धारण विशेष प्रकार की समस्याओं पर मात्रात्मक सूचना एकत्र करने की विधि या प्रक्रिया है जिस पर आधारित अधिगम की वृद्धि के लिए समुचित प्रयास किए जाते हैं। यानी कोई भी समस्या हो उस पर हम मात्रात्मक सूचना या आंकड़े से संबंधित सूचना एकत्रित करते हैं, तो यह एक प्रकार की विधि या प्रक्रिया है जो निर्धारण के अंतर्गत होती है। और यदि अधिगम समुचित दृष्टिकोण से नहीं हो रहा है तो उसमें प्रयास किए जाते हैं। स्तर के निर्धारण के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी स्तर में पहुंचने की बात है किसी विद्यार्थी की तो उसके निर्धारण के लिए टूल्स का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे पैमानों का प्रयोग किया जाता है। टूल्स का मतलब है बहुत सारे पैमानों का, स्केल का प्रयोग किया जाता है। लेखन संबंधी त्रुटियां, यदि त्रुटियों से संबंधित यदि उसमें सुधार करना है या फिर निर्धारण करना है तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं जो लेखन संबंधी त्रुटियों को दर्शाते हैं। गणितीय संक्रियाओं में भी प्रयोग लाया जा सकता है, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों
के अवलोकन संबंधी गलतियां होती हैं उस पर भी आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। तो आज आपने यहाँ पर यह देखा कि निर्धारण की अवधारणा क्या है और हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इसको समझा है। अपेक्षा है कि आप लोग निर्धारण को निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आगे की कक्षा में हम फिर से एक नए शब्द को लेकर के या फिर हम किसी प्रक्रिया को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।